सिर्फ फिजिक्स की बातें किया करो क्लास में। होमवर्क नहीं था, चलो तो फिर धनाधन तरीके से अपन पढ़ाई शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे क्या, दिखाना कहां तक पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर। उसमें क्या आया था? एक आया था परपेंडिकुलर वाला, एक आया था पैरेलल वाला। कितना कितना आया था? के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ई पैरेलल वाला के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। यही आया था क्या? बिल्कुल यही आया था। जैसे ये वायर है और यहां पर कोई पॉइंट है सामने आर डिस्टेंस पर पी। ये वायर जो है, इस वायर के दोनों एंड इस पी पॉइंट पर कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं। थीटा वन थीटा टू क्या है यहां पर? थीटा वन थीटा टू क्या है यहां पर? एंगल सबटेंडेड बाई बोथ हैंड्स एट पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू विद आर। ये जो आर है ना, इसके साथ। अब ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, क्या ये नेगेटिव भी आ सकता है क्या? अगर cos थीटा वन छोटा है cos थीटा टू से, नेगेटिव भी आ सकता है क्या? पॉजिटिव भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता क्या? अब नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है, और पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या है? जैसे हमने जब डेरिवेशन किया था तो उसमें ई पैरेलल किधर लिया था? नीचे। ई परपेंडिकुलर किधर लिया था? इधर। ई पैरेलल किधर लिया था? नीचे। अगर ये नेगेटिव आ गया मतलब वो नीचे ना होकर के किधर है? ऊपर। अब आप कहोगे तो बड़ा चक्कर वाली बात होगी, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं काम करता हूं, कंफ्यूजन ना हो उसको मैं कर देता हूं मोड। क्या कर देता हूं? नीचे होगा पैरेलल कंपोनेंट की ऊपर होगा, वो देख के ही बता देंगे। देख के बता देंगे। कैसे? बहुत आसान है। अगर ये वाला चार्ज ज्यादा है ऊपर वाला, मतलब थीटा टू बड़ा है, मुझे बताओ। अगर थीटा टू बड़ा है, कौन बड़ा है? थीटा वन छोटा है, तो ऊपर वाला चार्ज ज्यादा है, नीचे वाला चार्ज कम है। ऊपर वाला ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, नीचे वाले का ऊपर, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? नीचे। नीचे आएगा ना। और यहां से भी देख लो, अगर थीटा टू बड़ा है तो कॉस थीटा टू छोटा होगा। अरे हाँ या ना? कॉस थीटा टू छोटा होगा कॉस थीटा वन से, तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब जिधर हमने माना उधर ही होगा। नेगेटिव मतलब जिधर हमने माना उसके अपोज। तो ये चक्कर में नहीं पड़ना है, हम तो यहाँ पर क्या लेंगे? मोड। ये ऊपर होगा नीचे, मतलब वायर के पैरेलल होगा। पैरेलल में या तो नीचे हो सकता है या ऊपर। तो वो अगर वायर कल को मान लो कोई ऐसे रख दे, लाइक दिस, इस प्रकार से रख दे। अब ऊपर नीचे का क्या चक्कर है यहाँ पे? अब तो लेफ्ट राइट हो जाएगा पैरेलल वाला। मान लो एक तरफ एंगल थीटा वन है, एक तरफ थीटा टू है। अब पैरेलल वाला कंपोनेंट इधर होगा कि इधर होगा, कैसे पता करेंगे? तो देखो बहुत सिंपल है, जो चार्ज ज्यादा है, जैसे ये वाला ज्यादा है तो इसके अवे आएगा नीचे, और ये वाला चार्ज ज्यादा है मतलब थीटा वन ज्यादा है तो किधर आएगा? ऊपर। जैसे यहां पर थीटा वन ज्यादा है मान लो थीटा टू से, तो किधर का चार्ज ज्यादा होगा? इधर का। थीटा वन ज्यादा है थीटा टू से, थीटा वन बड़ा है, तो पैरेलल कंपोनेंट किधर आएगा? राइट की लेफ्ट? राइट। और अगर थीटा टू बड़ा है थीटा वन से तो किधर आएगा? लेफ्ट। तो डायरेक्शन तो हम ऐसे ही देख सकते हैं ना, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड लेने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चों? मोड। तो सब बच्चे, तुम भी अपन भी मोड लगा लें यहाँ पर, है ना, क्योंकि हम प्लस माइनस में उलझना नहीं चाहते फालतू में। ओके ओके। हाँ, तो ये दो कंपोनेंट आ गए अपने पास। बट मेरे को तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, ये तो कंपोनेंट आए। अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं? हाँ, अंडर रूट में स्क्वायर करके। वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि देखो दो कंपोनेंट है, इनका रिजल्टेंट इनके बीच में ही आएगा ना, इनका रिजल्टेंट। और अगर दो एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, दो वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? जैसे दो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट क्या होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या अपन लिख दें यहाँ पर? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी व्हाट?
रूट में ई पैरेलल वाले का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर वाले का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? और जब इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे अपन तो वो के लेमडा बाई आर तो बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का स्क्वायर प्लस 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 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 का स्क्वायर। छोटी सी मैथ्स है, 5th क्लास लेवल की, उसको करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 1, तो 2, तो बचा क्या? 2 प्लस 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा 1 2 कॉस थीटा 2, 2 कॉमन आ गया, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। और ये क्या होता है साइन थीटा 1 है? ये क्या होता है? साइन है साइन बी माइनस कॉस है कॉस बी है, कॉस कॉस ए प्लस बी होता है क्या? कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। तो एक काम करो, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी बन जाएगा। फिर क्या बचेगा? ये 2 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2। और थीटा 1 प्लस थीटा 2, सॉरी, इसमें से √2 कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस। अच्छा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या है? ये टोटल एंगल हो गया, ये वाला हो गया कि नहीं हो गया? ये इसको अल्फा बोल लेता हूं मैं। क्या बोल लेता हूं? किसको अल्फा बोला मैंने? थीटा 1 प्लस, तो 1 माइनस कॉस अल्फा क्या होता है बताओ मुझे? 1 माइनस कॉस अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 2 का √2 मिलके 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है। किसका? आर्क का। तो ये एक शॉर्टकट टाइप का ट्रिक हमारा बनाएंगे आगे से, कि वायर का निकालना होगा नेट, कंपोनेंट निकालना हो जब तो अलग बात है, नेट निकालना हो तो हम पूरे इतनी मेहनत नहीं करेंगे। किसका फॉर्मूला लगा देंगे? क्या ये आर्क वाला नहीं है क्या? नहीं है आर्क वाला? अगर मैं यहां पर इस वायर की जगह पर एक वो बना दूं, क्या क्या बना दूं? ये जहां पे परपेंडिकुलर डाला है उस पॉइंट पे टच करता हुआ एक क्या बना दूं? आर्क। आर्क का भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही अगर हो तो बच्चों ये जो आर्क बन रहा है, कितना बड़ा आर्क बनेगा? ये कितना बड़ा आर्क बनेगा? अल्फा एंगल जिसके सेंटर पे हो, अल्फा कितना होगा? थीटा 1 प्लस, तो ये जो दोनों लाइन्स है अगर इनके बीच में हम एक आर्क बना दें तो इस आर्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वही वायर का होगा। तो हम वायर को आर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये हमारा शॉर्टकट तरीका हो गया कि वायर को किससे रिप्लेस कर दो? कितने बड़े आर्क से? कितने बड़े आर्क से जिसका सेंटर पर एंगल कितना बन रहा हो? थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये देखो ना, सेंटर पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन रहा है, तो उस आर्क से रिप्लेस कर दे। जो आर्क का होगा वही वायर का होगा, सेम एज आर्क। तो ये हमें बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। ये आर्क का रिलेशन बैठा लिया हमने दोनों में कि वायर का वही होता है जो आर्क का होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, वैसे तो अभी इसमें बहुत सारे एग्जांपल करेंगे हम, पहले एक बार सारे डिराइव कर ले। और 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 ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, वो कितने एंगल पे आ रहा है? यहां से परपेंडिकुलर से कितने एंगल पे आ रहा है? ये एंगल कोई बता सकता है मेरे को? ये एंगल रिजल्टेंट का ये वाला फाई, इसको फाई मान लिया मैंने। कैसे निकलेगा ये फाई? वेरी गुड, tan इनवर्स ई पैरेलल बाई ई परपेंडिकुलर। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल।
हाँ, वेरी गुड बेटा। थीटा 1 थीटा 2 अगर बराबर हो तो ई पैरेलल 0 हो जाएगा। ई पैरेलल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अगर थीटा 1 थीटा 2 बराबर है। नहीं होगा 0? होगा ना। जितना चार्ज ऊपर उतना नीचे, पैरेलल वाला 0, खत्म। तो ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट। बता दो उसको, रिजल्ट को। एक अभी जैसे तुम लोगों का तो भी हुआ नहीं है, टॉपर्स टॉक शो चल रहा है अभी, जो बच्चे रैंक लेके आए वो कुछ बता रहे हैं टिप्स वगैरह से, उनसे प्रश्न वगैरह पूछने का। अभी तुम लोगों का शायद हो सकता है बाद में हो, अभी तो 11th वाला का हो रहा था। यूट्यूब चैनल पे एलन के पे देख लेना उसको जरूर से। क्या? हाँ, जरूर देखना। टॉपर से हमको कुछ सीखने को मिलेगा कि वो क्या बात बोल रहे हैं। क्या? ऑल इंडिया रैंक 1 to 100 वाले बच्चे कितने सारे हैं सब। बस बेटा यही सीखा, और नहीं सीखा कुछ। खेलने भी जाते थे तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं फर्स्ट रैंक वाले वो खेलते नहीं है। लेकिन देखो हम, यही बात है ना, उस चीज को पूरी समझो। आधी अधूरी जो बोलते हैं ना, आधा आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। है ना, हम आधी चीज सुन लिए और उसको बोल रहे हैं कि वो तो खेलने जाते तो हम भी खेलेंगे। ये नहीं सुना वो पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, वो बैकलॉग नहीं करते थे, है ना। ये बात नहीं सुनी। रोज का काम रोज करते हैं, वो काम अगर हो गया उसके बाद फिर खेलना भी चाहिए थोड़ा हेल्थ के लिए। क्या? उन्होंने ये भी बोला कि बैकलॉग नहीं होना चाहिए कभी भी। कोई तबीयत खराब हो जाए वो एक अलग रीजन होता है, कभी किसी वजह से हो गया, लेकिन हम बिना बात ही नहीं ऐसा करें अपन जो है। हाँ, अब जैसे उसमें ज्यादातर बच्चे यही प्रश्न पूछ रहे थे कि सर हमसे सवाल, मतलब बोल रहे थे भैया हमसे सवाल नहीं होते, 10 में से 2 ही, जैसे कोई बोल रहा है कि मेरे से 10 से 2 ही हो रहा है, तो कोई बात नहीं, 10 से 2 हो रहा है तो क्या हुआ। टॉपर वो भी यही बोल रहे थे, स्टार्टिंग में हमसे भी ऐसे ही होते थे, वो जनरली ज्यादा जल्दी स्टार्ट कर देते हैं ज्यादातर टॉपर 9 10 से, कोई मतलब कुछ कुछ तो, है ना। कुछ कुछ होते हैं, सभी नहीं। ये हमसे भी स्टार्टिंग में 2 ही बनते थे, तो जो नहीं बन रहे उन्हीं के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं कोटा में। तो जो नहीं हो रहे पूछो, 2 आपसे हो गए 10 में से, तो 3 पूछो आप सर टीचर से। तो 3 जब पूछोगे, 2 खुद से हुए, 5 तो अगले 5 भी हो ही जाएंगे। 5 नहीं तो उसमें 3 4 तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जब वो पूछने से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया तो फिर वो जो नहीं हो रहे थे फिर वो भी हो जाएंगे। तो पूछना पड़ता है, ऐसे ही होता है, सबको ही ऐसे करना पड़ता है, चाहे वो टॉपर ही हो। चलो, क्या इसको मिटा दूं? तो देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसी को यूज कर लेंगे। अब किसको यूज कर लेंगे? इसको। और बात रही एंगल की, डायरेक्शन की, वो कितनी आएगी है? कैसे? देखो जो है जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, कि एक वायर है अपने पास, लेट से, और ये पॉइंट पी है, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। बोला है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताए कितना होगा। ये मान लो एक्स एक्सिस है इधर और ये वाई एक्सिस है इधर, ये ओरिजिन है पी। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होगा? तो देखो, अब अपने पास एक तो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालें, पैरेलल निकालें, या फिर हम क्या करें, इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो एक आर्क का होगा। कितने बड़े आर्क का होगा? अगर आर्क जो को यहां पर टच करेगा, जहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना पॉइंट से,
उस पॉइंट पर टच करता हुआ क्या बना दो, एक आर्क बना दो। तो कितने एंगल का आर्क बन रहा है ये, है 90 का बन रहा है। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बच्चों इस वायर का वही होगा जो आर्क का होगा, है ना? वही तो आया था रिजल्ट, सेम आर्क वाला ही। 2k λ/r साइन अल्फा बाई 2। तो कितना आ गया ये, 2k λ/r साइन अल्फा। अल्फा कितना हो गया टोटल, 90/2। साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया √2k λ/r। दैट्स इट। अच्छा अब बोला कि इसकी डायरेक्शन भी बताओ, डायरेक्शन भी बताओ। डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगी? पहले तो ये बताओ कि वो डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, थोड़ा ऐसे अंदाजे से बताओ किधर की तरफ होगी। ऐसे 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 होगी या ऐसे होगी, नीचे नीचे होगी? क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो इधर आएगा, पैरेलल वाला किधर आएगा, नीचे आएगा। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा इसके बीच में आएगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कितने एंगल पे आएगा, एक्स एक्सिस से। डायरेक्शन के लिए एंगल बता सकते हैं अपन, फाई। कितना होगा ये फाई? हाँ, डायरेक्शन क्या होगी tan फाई की? तो tan फाई होगा ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल क्या होता है, k λ/r, वो तो कट जाएगा। cos θ1 माइनस cos θ2, ये सुनो। तो cos 30 माइनस cos 60, तो यह जाएगा √3/2 माइनस 1/2 अपॉन में ई परपेंडिकुलर sin θ1 प्लस sin θ2, तो आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2। कितना आ गया ये, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसको डिग्री में कैसे निकालें, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 15 डिग्री होता है ये, पता है ये? अच्छा कुछ और आ जाता, 16 डिग्री का आ जाता, फिर कैसे बताते हैं, tan इनवर्स में छोड़ देते। लेकिन इसका भी देखो शॉर्टकट ट्रिक है एक, डायरेक्ट हम एंगल बता सकते हैं कितने ही डिग्री में आ जाता, चाहे 17 डिग्री 18 कुछ भी। कैसे? जब इसका मैग्नीट्यूड आर्क के बराबर है तो डायरेक्शन भी आर्क के बराबर ही होगी। मतलब आर्क के डायरेक्शन में ही होगी। और आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एंगल। इसको अपन ऐसे भी बता सकते थे डायरेक्शन को। और देखो ये मैंने आर्क से रिप्लेस कर दिया इसको, वायर को किससे रिप्लेस कर दिया, कितने बड़े आर्क से रिप्लेस किया, 90 डिग्री के। और 90 का एंगल बाई सेक्टर क्या होता है? अच्छा नीचे वाला कितना एंगल है इसके, 30, और ऊपर वाला 60। एंगल बाई सेक्टर कितना होता है 90 का, 45 होता है क्या? तो 45 डिग्री ऐसे होगा ना, 45। एंगल बाई सेक्टर जैसे बनाएगा ना 45। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आर्क का होगा कि नहीं होगा? और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ये एक्स एक्सिस अपना। देखो ये 45 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये छोटा सा 15, तो ये भी कितना होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे आएगा, और कितने पे आ रहा है, 50। तो कुल मिला के मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी वायर की वही होंगी जो आर्क। आर्क कितना बड़ा बनेगा, इसके जो अपर एंड लोअर एंड को मिलाने वाली लाइन है ना, इसके बीच में जितना एंगल है टोटल उतना बड़ा आर्क बनेगा। कहां पर टच करेगा आर्क वायर को, कहां पर टच करेगा आर्क वायर को, जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है उस पॉइंट पर। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो तो देखो 15 आया कि नहीं आया? अगर मान लो ये नीचे वाला होता 40 डिग्री, ऊपर वाला होता 50 डिग्री, नीचे वाला एंगल 40 होता, ऊपर वाला 50 होता, तब कितना एंगल होता, 5। कितना होता, कितना होता, 5 डिग्री। कैसे? ये नीचे वाला 40, ऊपर वाला 50, तो टोटल हो गया 90। उसका बाई सेक्टर 45, तो 40 से 45 के बीच में कितना एंगल होगा, 5। तो ये 5 कितना होता, 5। यानी कि जो 5 होगा ना, इसको एज ए रिजल्ट याद भी रख सकते हो, मोड ऑफ θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई 2। 60 माइनस 30, 30 डिवाइडेड बाई 2। आया कि नहीं आया? हमेशा यही आएगा 5। ऊपर आएगा कि नीचे, वो खुद से देखना है। ऊपर वाला एंगल बड़ा है तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे वाला एंगल बड़ा है तो ऊपर की तरफ। समझ में आ गई बात? कोई शक इसमें किसी को, कोई कंफ्यूजन?
कोई कंफ्यूजन? हाँ, 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1% भी। ठीक है। अच्छा, अब वायर में ही स्पेशल केस आता है एक इनफाइनाइट वायर। कौन सा वायर? इनफाइनाइट वायर। ये एग्जांपल नोट कर लिया? करो करो करो। बोलो। लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो। अब एक स्पेशल केस अपन देखते हैं। देखो इधर, स्पेशल केस क्या है? वायर के अंदर इनफाइनाइट वायर। हटा दो ना इसको तो। जल्दी लिखे फटाफट, आराम आराम से। स्पेशल केस लिखो। स्पेशल केस नंबर 1, इनफाइनाइट वायर। देखो इनफाइनाइट वायर, कितनी लेंथ का वायर होगा इनफाइनाइट वायर? ऑब्वियसली इनफाइनाइट लेंथ का, जैसे ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, ऐसा वायर है। ऐसा अगर वायर हो सपोज, ऐसा वायर कैसे हो सकता है इनफाइनाइट लेंथ का? मान लो सपोज हो, बहुत ज्यादा लेंथ है, तो इसके कारण इसके सामने किसी पॉइंट पी पर, आर डिस्टेंस पर, यहां कोई पॉइंट पी है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बताओ कितना होगा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो पहले तो ये बताओ, थीटा 1 थीटा 2 कितने होंगे? इसके अपर एंड को अगर मैं मिलाऊं पी से, तो कितना एंगल बनेगा उसका आर से? देखो इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब है वेरी लार्ज। कितना लार्ज? वेरी लार्ज। मतलब ये जो डिस्टेंस आर है ना, इसके कंपैरिजन में वायर कितना है? बहुत लार्ज। अब अगर मुझे अपर एंड को मिलाना है इससे, तो ये लाइन जो है ऑलमोस्ट लगभग लगभग कितने एंगल पे ले जानी पड़ेगी? अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है इनफाइनाइट का? प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि जैसे ये वायर है, अभी ये बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके बिल्कुल पास खड़े होके देखें, जैसे चींटी है छोटी सी, बिल्कुल इसके पास है, और वो इसके अपर एंड को देखेगी, तो उसको अपनी मुंडी कितना एंगल घुमानी पड़ेगी? नहीं। और निचले को देखने के लिए भी, तो अगर ऊपर वाले को देखने के लिए 90 पे देखना पड़ रहा है, नीचे वाले को भी 90 पे, तो समझ जाओ वो कैसा है? इनफाइनाइट। ये है प्रैक्टिकल मीनिंग। तो ऊपर वाले एंड पर भी 90 डिग्री, नीचे वाले एंड पर भी जाने के लिए 90 डिग्री पर जाना पड़ेगा, तो दोनों ही एंगल ऊपर और नीचे वाले कितने कितने होंगे? अप्रोक्सीमेटली 90। तो इस केस में पैरेलल कंपोनेंट आएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का? बताओ मुझे। ई पैरेलल तो क्या हो जाएगा? 0। ई परपेंडिकुलर कितना होगा? के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया? एक कंपोनेंट है 0, एक है इतना, तो नेट कितना होगा? इसके परपेंडिकुलर के बराबर ही होगा, क्योंकि वो तो 0 हो गया। और कितना आ गया ये? 2 के लेमडा बाई। अच्छा, अगर आर्क से करते तो कितना बड़ा आर्क बनता? अगर मेरे को यहां पर आर्क बनाना होता इस वायर की जगह पर, लेमडा बाई आर। बोलो हाँ या ना। लिख लो इसको, 2 के लेमडा बाई आर। और डायरेक्शन किधर होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की? ऑब्वियसली पैरेलल कंपोनेंट 0, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बराबर है, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट क्या हो गया? 0 हो गया। ये है अपना इनफाइनाइट वायर का स्पेशल केस। ये वायर वाला, ये इनफाइनाइट वायर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, इनफाइनाइट वायर।
आगे जब मैग्नेटिक फील्ड वाला होगा उसमें भी इनफाइनाइट वायर का ही सबसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला है, इनफाइनाइट वायर। ठीक है, फाइनाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नाउ सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, हाँ सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? तो एक तरफ तो देखो, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जैसे ये वायर है ना, ये वाला वायर, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो इसके नीचे वाला या ऊपर वाला उड़ा दो, जो बचा हुआ है वो सेमी इनफाइनाइट हो गया। जैसे ये पॉइंट है मेरा यहाँ पर पी, ठीक है, इसके नीचे वाला वायर हटा दिया हमने, तो जो बचा हुआ ये है बच्चों, यही होता है सेमी इनफाइनाइट, या फिर नीचे वाला हाफ या ऊपर वाला हाफ, इसको कहते हैं सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, फिर आपको कोई मान लो थोड़ा सा नीचे तक यहां तक होता तो फिर वो एक जनरल केस में आ जाएगा, है ना, वो जनरल फॉर्मूले से हो जाएगा। बट सेमी इनफाइनाइट बोलने का मतलब यही होता है। इसमें कितना एंगल होगा अपर एंड का और लोअर एंड का? अपर एंड को मिलाने वाली लाइन का तो कितना एंगल होगा इससे आर से? 90। और नीचे वाले एंड को मिलाएं तो वो तो इसी के लोंग जाएगा, तो मतलब एक एंगल तो कितना हो गया ऊपर वाला तो, और एक एंगल कितना हो गया? 0। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बताओ अब ई पैरेलल कितना आएगा यहाँ पर, पैरेलल कंपोनेंट, उसका मोड बताना है ना। डायरेक्शन के तो हम देख लिए, डायरेक्शन तो किधर आएगी ऑब्वियसली, पैरेलल कंपोनेंट की डायरेक्शन बोलो किधर आएगी, और परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर इधर ही आएगा। मैग्नीट्यूड कितना आएगा ई पैरेलल का? के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस 0 माइनस कॉस 91, यही आएगा। एंड ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 1, तो यही आएंगे क्या? बिल्कुल यही आएंगे, दोनों के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर। और अगर दोनों ही बराबर आ रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट कितने एंगल पे आएगा किसी एक के साथ? 45 पे आएगा, कोई शक इसमें? थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, 90 माइनस 0 बाई 2, 45। और रिजल्टेंट कितना आएगा इन दोनों का नेट? वेरी गुड, √2 के लेमडा बाई लिख लो। तो ये दो स्पेशल केस हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। ठीक, तो अभी तक अपन ने किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव किया? आर्क का और वायर का। अब हम करेंगे तीसरा, एक्सिस ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग। ये कर लिया क्या? हो गया था ये वाला? अच्छा, तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस ऑफ डिस्क। अब डिस्क का लेंगे, डिस्क भी हो गया, डिस्क हो गया था, देखा ना? डिस्क का हो गया था क्या? कितना आया था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ तो हो गया, बस यही करना था। इसके अलावा सिलेंडर भी होता है, स्फीयर भी होता है, वो गॉस लॉ में कराया जाता है। हम चलो एक और लेते हैं, हेमी स्फीयर, होलो हेमी स्फीयर, सॉलिड हेमी स्फीयर, ये दो और देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो सब बच्चों को ये प्रोसेस समझ में आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डेरिवेशन वाले, ये जो हम कर रहे हैं, क्यों कर सकते हैं ना दोबारा, रिवीजन में यही करना होता है, वापस से करना होता है। लिखो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज होलो हेमीस्फीयर। देखो होलो हेमीस्फीयर,
हेमीस्फीयर है आधा ऐसे, और होलो है। इसकी रेडियस हमें गिवन है r, और होलो है, तो कौन सी डेंसिटी डिफाइन होगी इसके लिए बोलो? एरियल की वॉल्यूम? एरियल। इसके एरिया पे चार्ज होगा, कितना एरिया होगा हेमीस्फीयर का एरिया? आधा है, सिर्फ आधा, पूरा नहीं है, सिर्फ आधा है। हाँ, कितना होगा? 2πr²। तो मुझे बताओ इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एलिमेंट क्या लें? सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना? रिंग एलिमेंट लें। हेमीस्फीयर में क्या एलिमेंट ले सकते हैं अपन? कैसे? देखो ये हेमीस्फीयर है पूरा, अगर हम इसको ऐसे टुकड़े कर दें इसके बहुत सारे, कैसे? ऐसे खचक 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 खचक, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। वो जो टुकड़े निकल के आएंगे वो किस शेप के होंगे? रिंग। एक बहुत बड़ी रिंग होगी, फिर उसके ऊपर थोड़ी छोटी रिंग, एक बड़ी रिंग, उसके ऊपर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, छोटी, ऐसे करते करते बन गया पूरा हेमीस्फीयर। यस, तो वही एलिमेंट होता है इसमें। तो सबसे पहला काम अपना एलिमेंट लेने का, तो करें शुरू? चलो करते हैं। तो कंसीडरिंग एन रिंग एलिमेंट, कंसीडरिंग एन रिंग एलिमेंट एज शोन, लाइक इस प्रकार से। यहां पर अपन एक रिंग एलिमेंट कंसीडर करेंगे, कैसे? इस प्रकार से। दोबारा बना लेता हूं इसको। ये लेट से वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहां पर हम थीटा एंगल पे जाकर के, एक्स एक्सिस से भी थीटा एंगल पे जा सकते हैं, वाई एक्सिस से भी जा सकते हैं, वाई से जा रहे हैं। थीटा पे जाकर के ये जो रेडियस वेक्टर है इसको ऐसे घुमा दो ऐसे, तो इस प्रकार से क्या हमारे पास एक रिंग निकल के आएगी, पूरा पीछे तक भी घुमाना है ऐसे, लाइक दिस। थीटा पे जाकर के डी थीटा एंगुलर विड्थ, थोड़ा सा और आगे गए डी थीटा, और फिर यहां पर जाकर के इसको वापस ऐसे घुमाया, लाइक दिस, ऐसे पीछे की तरफ भी। समझ में आया कैसी रिंग बन के आएगी ये? नहीं आ रही? अब आ जाएगी। अब समझ में आया कैसी रिंग है ये? क्यों भाई, रिंग नहीं समझ में आ रही कैसे है? यहां से थीटा एंगल पे जाकर के, वो होता है ना जैसे लैटिट्यूड अर्थ में, ये इक्वेटर होता है, ऐसे लैटिट्यूड होता है, ऐसे नहीं होते? लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे। कैसे बनता है लैटिट्यूड? ऐसे जाकर के ऐसे, है ना? तो यहां पर हमने क्या किया, थीटा एंगल पे जाकर के रेडियस वेक्टर है ये देखो मेरा पेन, इसको ऐसे घुमा दिया इसके सरफेस पर, तो एक रिंग नहीं बनेगी। फिर थोड़ा सा और आगे गए, डी थीटा आगे गए, और फिर उसको ऐसे घुमा दिया, तो एक रिंग नहीं निकल के आ गई ये? अरे भाई ये रिंग नहीं दिख रही क्या? ये रिंग नहीं दिख रही? कितनी बढ़िया तो रिंग है ऐसे। ये कितने विड्थ की रिंग होगी ये वाली विड्थ इसकी, ये रिंग है ना, इसमें थोड़ा सा ऐसे एक रिंग निकल के आ गई। इसकी विड्थ कितनी होगी? विड्थ, ये वाली विड्थ, ये विड्थ ऐसे निकलेगी, देखो ये जो है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसकी विड्थ है, ये वाली विड्थ है, ये रेडियस है, और ये एंगल डी थीटा है। तो ये विड्थ कितनी होगी इसकी? ये आर डी थीटा नहीं दिख रही क्या? क्यों? अरे ये विड्थ है ना इसकी पूरे की ऐसे। इसकी रेडियस कितनी होगी रिंग की? लेकिन ये इसकी रेडियस, ये वाली रेडियस स्मॉल आर, रिंग की रेडियस, ये वाली रेडियस आर। देखो ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये थीटा है, तो ये कितनी होगी रेडियस? आर साइन थीटा। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो पहला स्टेप हमारा हो गया क्लियर। क्या? एलिमेंट सिलेक्शन। और इसका चार्ज क्या होगा लेकिन एलिमेंट का? वो तो लिखा ही नहीं, डी क्यू, डी क्यू ऑफ द एलिमेंट। तो वो क्या होगा? सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा तो सिग्मा ही है, डी ए क्या होता है रिंग का? कल भी पढ़ा था अपन ने, 2πr, उसकी विड्थ इंटू डी आर। बहुत ही बढ़िया, 2πr इंटू, लेकिन 2πr में आर क्या है? रेडियस। लेकिन 2πr में आर क्या है? रेडियस। रेडियस ऑफ द रिंग कितनी है बताओ? आर साइन थीटा इंटू डी आर। डी आर होती है विड्थ। तो बच्चों ये विड्थ कितनी है इसकी? ये डी आर, ये डी आर,
ये अरे भाई रेडियस हो गई, ये एंगल आर्क लेंथ हो गई ना एक तरह से, ये तो विड्थ कितनी हो गई इसकी, आर डी थीटा। ये समझ में आ गया डी क्यू? जब तो आगे बढ़े बोलो जल्दी, सब बच्चों को समझ में आ गया ना ये डी क्यू? अब अगला स्टेप क्या होता है अपना फिर एलिमेंट के बाद? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? सो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू एलिमेंटल रिंग एट सी। मुझे यहाँ सी पर निकालना है, ये इसका सेंटर, ये सी यहां पर निकालना है। ड्यू टू एलिमेंटल रिंग क्या होगा? तो डीई, तो ये वाला जो पॉइंट है सी, ये रिंग के क्या एक्सिस पर है क्या? बताओ मुझे, रिंग एलिमेंट के एक्सिस पे है क्या? अरे रिंग के एक्सिस पे है क्या? बिल्कुल है। तो रिंग के एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है रिंग के एक्सिस वाला? ये जो रिंग है इसके एक्सिस पर है सी, नहीं है क्या एक्सिस पर? अरे भाई ये जो एलिमेंट है मेरा, ये जो रिंग एलिमेंट है, ये जो है, ये रिंग एलिमेंट है मेरा, और ये सी यहां है, तो इसके एक्सिस पे नहीं है क्या ये? और ये इसकी रेडियस है यार, तो इसके एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस होगी ये एक्स, ये वाली डिस्टेंस एक्स, ये वाली डिस्टेंस एक्स, ये वाली डिस्टेंस जल्दी बताओ, आर कॉस थीटा होगी ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सी पॉइंट पर, वो किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग द एक्सिस होगा। ऐसे सभी एलिमेंट होंगे, जैसे ये रिंग है, इसके नीचे और बड़ी रिंग, और बड़ी और बड़ी, बड़ी से लेकर छोटी तक, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे आएगा क्या? अलोंग एक्सिस की अलग अलग डायरेक्शन में आएगा? सेम डायरेक्शन में आएगा, आएगा ना। और कितना आएगा ये डी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस रिंग की जो है, प्लस एक्स स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला की कुछ और होता है? बस खत्म। डिफरेंशिएशन करना सीखो। कहां पर फिजिक्स खत्म हो गई है कॉन्सेप्ट, अब कहां मैथ्स चालू हो गई। जैसे ही मैथ्स चालू हो गया रिलैक्स मोड में आ जाओ कि अब तो हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड करो कि हमारा जो मेन काम था वो हो गया है। जैसे मैथ्स में तो अपन कर ही लेते ना, क्वेश्चन में थोड़ा हाथ पाव चला के प्रैक्टिस से हो जाता है, ऐसे ये भी हो जाता है। बस अब इसमें वैल्यूज रख देता है फटाफट फटाफट से। तो डी क्यू की वैल्यू तो देखो, वैल्यूज काफी बड़ी बड़ी यहां पर दिख रही होंगी, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, क्योंकि ये आर है और ये थीटा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? आर कॉस थीटा। नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है आर साइन थीटा, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा? देखो ऊपर आर स्क्वायर और आर, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, अरे कट गया ना। तो क्या बच गया इधर? के को भी मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं, सिग्मा 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, यही बचेगा। और देखो 2 पाई नीचे 4 पाई, कहां लिखूं? इधर, इधर से नोट कर लिया क्या? इसको मिटा दे थोड़ा। हाँ करो 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 करो। ऊपर कहाँ? हाँ ऊपर वाला मिटा दूं? तो क्या बच रहा है फाइनली, काटने पीटने के बाद सब फाइनली क्या बच रहा है उधर? डी इक्वल टू क्या बच रहा है? देखो ऊपर तो सिग्मा, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, वो पाई कट गया है ना, और साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बताओ यही बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बिल्कुल यही बच रहा है। अब लास्ट स्टेप क्या है, फाइनल एंड लास्ट? पहला स्टेप एलिमेंट, दूसरा उसका डी, और तीसरा इंटीग्रेशन। सो फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब इसमें कंपोनेंट लेने की जरूरत है क्या, बताओ मुझे? नहीं है, क्योंकि सभी रिंग का सेम डायरेक्शन में आएगा, तो सीधा जोड़ दो, मतलब सीधा इंटीग्रेट कर दो। तो डी का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, इसको कैसे करें? एक तो है सब्सटीट्यूशन मेथड, साइन थीटा को टी मान लो, कॉस थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा। या फिर वो सब्सटीट्यूशन पढ़ा नहीं है अभी, है ना, तो या फिर हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, चलेगा ऐसा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया? देखो ये 2 2 तो 4 हो गया, और ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा। और लिमिट तो लगाई नहीं है ये तक अपन ने, थीटा की लिमिट कहां से कहां जाएगी? देखो थीटा वाई एक्सिस से मेजर किया है, तो सबसे पहली रिंग यहां होगी छोटी सी,
फिर जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे थीटा को, कहां तक बढ़ेगा थीटा है? 0 से पाई बाई टू होगा ना 90 तक। यहां पर 0, फिर धीरे धीरे 90, 0 पे छोटी सी रिंग, फिर बड़ी बड़ी होते होते 90। सही है? 0 से 90 होगी ना लिमिट। इसको लिखो एक बार ताकि इसको मिटा के मैं लिख लिया इधर वाला सबने, ये वाला। साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन, ये वाला। साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन देखो, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। थीटा के साथ 2 है ना, एक्स के साथ कुछ भी आ जाता है इंटीग्रेशन में तो उससे डिवाइड करना पड़ता है। जैसे जैसे मान लो कुछ है इंटीग्रेशन है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, लेकिन एक्स के साथ कुछ आ गया ई की पावर 5x, तो ई की पावर 5x अपॉन 5, एक्स के साथ कुछ भी आ जाता है उससे डिवाइड। तो साइन थीटा का तो माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा के साथ 2 तो इससे डिवाइड। पता नहीं है फॉर्मूला पड़े ना, लिमिट 0 से पाई/2। देखो 2 को बाहर लिया, अरे ये 4 था सॉरी, तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ जाएगा, लिमिट लगा दें कॉस 2, थीटा की जगह पाई/2 लिखेंगे तो 2 इंटू पाई/2 कॉस पाई, माइनस थीटा की जगह 0 कॉस 0, कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस 0 1, -1 -1 -2, और माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया, तो फाइनली क्या बचा, यही है इसका फाइनल रिजल्ट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है ये, स्फीयर कितना बड़ा हो छोटा हो डज नॉट मैटर। हम्म 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 लास्ट बट नॉट लीस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड हेमिस्फीयर, ये था होलो, अब है सॉलिड।
सॉलिड से मतलब है कि उसके वॉल्यूम में भी चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड होके भी अगर मान लो चार्ज सिर्फ सरफेस सरफेस पे रहा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होगा ना, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अगर सॉलिड होके भी चार्ज सिर्फ सरफेस पर ही रहा, अपने को चार्ज से मतलब है कि मास से मतलब है? अच्छा, अगर सॉलिड होके भी चार्ज सरफेस पे ही रहा तो क्या रिजल्ट होगा? वही होगा, होलो वाला ही होगा। सॉलिड होने का कोई फायदा नहीं हुआ ना। सॉलिड से मतलब है कि चार्ज जो है इसके अंदर पूरे वॉल्यूम में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, इस प्रकार से पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है अंदर, ठीक है। अब यहां सी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये मुझे चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप, एलिमेंट, क्या एलिमेंट लें इसमें? यस, डिस्क। या फिर दूसरा एक काम और कर सकते हो, इसको आप डिस्क के अलावा होलो हेमीस्फीयर, जैसे ओनियन होता है ना, ओनियन सॉलिड होता है कि होलो होता है? और उसकी परतें अगर हम खोलते जाएं, एक परत के नीचे दूसरी परत है कि नहीं, तो बहुत सारे होलो स्फीयर एक के बाद एक रखते जाओ तो सॉलिड बन जाएगा। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो डिस्क ले सकते हैं या होलो वो ले सकते हैं हेमीस्फीयर। बताओ क्या ले? डिस्क, हेमीस्फीयर, चलो कोई बात नहीं, टॉस कर लेते हैं ना। हेमीस्फीयर वाला आया है तो वही कर लेते हैं। डिस्क वाला भी हो जाएगा, डोंट वरी। डिस्क वाले में थोड़ा इंटीग्रेशन ज्यादा बड़ा होता है, हेमीस्फीयर में छोटा इंटीग्रेशन। अभी हम इंटीग्रेशन की क्लास नहीं चला रहे हैं कि हम उसको टाइम लग ज्यादा वेस्ट करें। सॉलिड वाला मैं काम करूंगा तो उस पर शेयर कर दूंगा, देख लेना है ना। कौन सा वाला? डिस्क वाला, ठीक है। अभी मैं इंटीग्रेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। इसमें होलो वाला ज्यादा इजी पड़ता है, इजी इंटीग्रेशन के पॉइंट, वो वाला भी कर दूंगा, देख लेना, ठीक है। मेरे को याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो, ठीक। चलो, तो इसमें हम एलिमेंट लेते हैं क्या, एक क्या लेते हैं, हेमी स्फीयर लाइक दिस। आर रेडियस पे जाकर के like this. ये है मेरा एलिमेंट, समझ में? एलिमेंट कैसे लिया मैंने? मैंने लिया आर रेडियस पे जाकर के कितने विड्थ का, डी आर विड्थ का मैंने क्या कंसिडर किया है, ये होलो हेमी स्फीयर। तो पहला स्टेप अपना क्या रहा है, कंसिडरिंग। इस वजह में अपने को दिया क्या है, अपने को इसमें रो दिया है और एक इसकी रेडियस गिवन है, रो और आर गिवन है। तो कंसिडरिंग एन होलो हेमी स्फेरिकल एलिमेंट, हेमी स्फेरिकल एलिमेंट एज, ठीक है, एज शो। ये हमने होलो हेमिस्फेरिकल एलिमेंट कंसिडर किया है। अब इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड वो लिखेंगे, इसका डी क्यू लिखेंगे पहले तो, ठीक। डी क्यू क्या होगा एलिमेंट का, डी क्यू ऑफ एलिमेंट, बोलो मुझे डी क्यू क्या होगा? वेरी गुड, रो इंटू डीवी। वाई रो इंटू डीवी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। डीवी कोई बताएगा मेरे को इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका डीवी वॉल्यूम? वेरी गुड, 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। कैसा है 2 पाई आर स्क्वायर डी आर? एरिया इंटू विड्थ, एरिया इंटू, इसका एरिया कितना होगा, हेमी स्फीयर का एरिया पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का एरिया इंटू विड्थ कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। अरे यस और नो तो बोलो। यस, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। ये हो गया डी क्यू। अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना, अपने बैकग्राउंड में होना चाहिए कि पहला स्टेप एलिमेंट, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट क्या होगा बताओ? अब तो समझ में आ गया ना ये एलिमेंट वाला मेथड की नहीं आया अभी भी? अरे यार सब में एक ही तो काम कर रहे हैं, बहुत इजी होता है ये, बहुत आसान होता है। ड्यू टू एलिमेंट डी
क्या होगा डी? एलिमेंट तो होलो हेमिस्फीयर है, इसका तो जस्ट अभी हमने पिछला ही तो डिराइव किया है होलो हेमिस्फीयर का। क्या हुआ? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आया था? सिग्मा बाई, तो यहां पर भी हमको लिखना पड़ेगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन। सिग्मा, सॉलिड में सिग्मा, कोई बात नहीं, सिग्मा को रो में कन्वर्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होलो हेमिस्फीयर का यही होता है, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन। तो बच्चों सिग्मा को लेकिन रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रो हमें गिवन है, सिग्मा थोड़ी होता है सॉलिड के लिए, रो है। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे बहुत इजीली। कैसे? जैसे अपन एक काम करें, सिग्मा क्या होता है? वी नो, हाँ सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? डी क्यू बाई डी ए, या क्यू बाई ए भी लिख दूं क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, चलेगा। एंड रो क्या होता है? यूनिफॉर्म है, तो क्यू बाई वी। तो क्या मैं सिग्मा को ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्यू को वहां से रो वी, तो सिग्मा क्यू को रो वी अपॉन ए ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो, बोलो हाँ या ना। और वी क्या होगा इसका वॉल्यूम एलिमेंट का? 2 पाई r स्क्वायर डी। आप कहोगे तो छोटा है तो डी भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वी लिख लो डी भी लिख लो, है ना। छोटे के लिए चाहे वॉल्यूम डी भी लिखें चाहे वी लिखें, बड़े के लिए वी लिखेंगे, तो जनरल मैंने बात की है। अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा इसका, एलिमेंट का एरिया? 2 पाई सरफेस एरिया, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर से 2 पाई r स्क्वायर खत्म, बचा क्या? रो डी। तो ये होगा सिग्मा रो इंटू डी आर। तो इसको सब्सटीट्यूट कर दे इसमें। सो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा की जगह पर क्या आएगा? रो डी आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट स्टेप, लास्ट लास्ट कहां करें, इधर कर लेते हैं। लास्ट स्टेप क्या होगा? फाइनल इंटीग्रेशन। सो व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? अच्छा यहाँ इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना है कि कंपोनेंट लेके करना होगा? बताओ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा इस एलिमेंट का? ऐसे आएगा। तो बड़ा अगर एलिमेंट होता है इससे थोड़ा, उसका भी इधर ही आएगा, सबका इधर ही तो आएगा नीचे, एक ही डायरेक्शन में आएगा ना। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे। और क्या इंटीग्रेशन होगा? डी का, देखो रो बाई 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, डी आर, और ए की वेरिएबल है डी आर, और लिमिट जीरो से कैपिटल आर, और डी आर का इंटीग्रेशन आर। तो इसका आएगा बच्चों रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। लिख लें इसको, रो आर बाई 4 एप्सिलॉन। बहुत इजीली इंटीग्रेशन हो गया, कुछ बचा ही नहीं। डिस्क लेते तो उसमें नानी मामी कुछ तो याद आई जाती। चलो, कौन बोल रहे हैं? किसने बोला है? कौन बोला? इधर से आवाज आई थी, कौन बोला है? मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, समझ में नहीं आया? क्या? सिग्मा को डायरेक्ट? अरे भाई क्या बोल रहे हो? थोड़ा देखो, आधा स्टेटमेंट बोलते हो फिर आधा मुंह में रख लेते हो, पूरा बोलते ही नहीं हो। ऐसे ही बोले सिग्मा, पूरा बोलो ना यार, पूरा क्लियर तो बोलो, फिर मेरे को टाइम वेस्ट करना पड़ता है, 2 बार पूछना पड़ता है। ठीक, कोई बात नहीं है, लिख लिया, इसको मिटा दो।
देखो एक सर्कुलर आर्क है जो कि हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, और उसके सेंटर पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका चार्ज है Q और मास है M। इस आर्क का डेंसिटी है लैम्डा और मास है कैपिटल M। अब अपने को बताना है कि इस मोमेंट पर, ये देखो इनिशियली यहां रखा है Q और ये यहां है, तो ये क्या ऐसे ही रहेंगे क्या? नहीं, रिपेल करेंगे ना, ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर चलने लगेंगे क्या? तो इनिशियली क्या एक्सीलरेशन होगा दोनों का, वो बताना है इस मोमेंट पर, क्योंकि देखो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फोर्स चेंज होगा तो एक्सीलरेशन चेंज होगा, बट इस मोमेंट पर जब ये सेंटर पे है इस आर्क के Q, तब दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, या आर्क का एक्सीलरेशन क्या होगा, सिर्फ ये बता दो। व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ आर्क एट द गिवन मोमेंट? लिखो क्वेश्चन, व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ आर्क एट द गिवन मोमेंट? हाँ बिल्कुल, व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ आर्क एट द गिवन मोमेंट? व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ आर्क एट द गिवन मोमेंट? बताओ क्या एक्सीलरेशन होगा? आर्क का एक्सीलरेशन चाहिए मेरे को, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन है नहीं, सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा आर्क पर? सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस क्यू के कारण। अब कैसे निकालें इस क्यू के कारण इस पर फोर्स? बताओ, एक्सीलरेशन ऑफ आर्क क्या होगा? एक्सीलरेशन ऑफ आर्क नेट फोर्स अपॉन मास और आर्क, मास कौन सा लें, कैपिटल एम की स्मॉल एम? स्मॉल एम। अरे कैपिटल एम, आर्क का चाहिए ना, पार्टिकल का थोड़ी चाहिए। अब नेट फोर्स एक ही लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पार्टिकल के कारण आर्क पर, वो कितना लगेगा? अब देखो इस क्यू के कारण आर्क में तो कंटिन्यूस सिस्टम है, एक पार्टिकल नहीं है आर्क। कूलम्ब लो लगेगा क्या इनके लिए, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर? नहीं। और इस क्यू के कारण यहाँ पर आर्क में बहुत सारे पार्टिकल हैं, इस पर इधर, इस पर इधर, इस पर इधर, इस पर इधर, सब पर अलग अलग लगेगा। तो या तो अपने को यहाँ पर एलिमेंट लेकर उस पर DQ को फोर्स लिखना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब आएगा फोर्स। और कैसे लिखे तो फोर्स? कौन सा फॉर्मूला? QE तो पार्टिकल पर होता है, आर्क पार्टिकल है क्या? अरे QE जो फोर्स होता है, एक बात ध्यान से सुन लो, कॉन्सेप्ट अच्छे से इसको लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में। QE जो होता है वो Q चार्ज अगर पार्टिकल है उस पर लगने वाला फोर्स है, और E है उस पार्टिकल के प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो आर्क पर हम QE लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, लेकिन लेकिन हम न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज कर सकते हैं। क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ? क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ? ए के द्वारा बी पर लगाया गया फोर्स बराबर बी के द्वारा ए पर लगाया, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्ट। तो हम आर्क पर फोर्स निकालने की बजाय आर्क के कारण पार्टिकल पर निकाल लें। अरे बात तो वही है ना, अगर पार्टिकल ने आर्क पर एफ फोर्स लगाया तो आर्क भी पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाएगा? है। और पार्टिकल पर तो निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल पर फोर्स जो लगेगा एफ, वो कितना होगा? हाँ, फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू आर्क विल बी क्यू पार्टिकल इंटू ई पार्टिकल के प्लेस पर, और पार्टिकल के प्लेस पर ई किसका आएगा? आर्क का आएगा, और आर्क का ई क्या होता है? 2k लैम्डा। इसकी रेडियस नहीं दी क्या? रेडियस लिख लेना आर। तो 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, साइन 60 बाई 2 कितना? 31। तो कितना आ गया ये? और बच्चों जितना फोर्स पार्टिकल पर लगेगा उतना ही आर्क पर। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो हो गया वो सही बात है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो ये है फोर्स, और ये फोर्स यही नेट फोर्स है, क्योंकि और कोई फोर्स है क्या इसके अलावा? सो व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ आर्क? क्यू के लैम्डा, आर्क का एक्सीलरेशन है ना, डिवाइडेड बाई एम, दैट्स द आंसर। और पार्टिकल का एक्सीलरेशन पूछते तो कैपिटल एम की जगह पर yes, बिल्कुल सही। कर दो रेस।
कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रिंग है जिसकी रेडियस है r और चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। इसके सेंटर पर क्यू रखा है, तो मुझे बताओ क्यू पर कितना फोर्स लगेगा। रिंग के सेंटर पर क्यू रखा हुआ है, क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? 0 लगेगा। वाई? क्योंकि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो फिर मैं अगर ये बोलूं कि पार्टिकल के कारण रिंग पर कितना फोर्स लगेगा, वो भी 0 ही लगेगा, नहीं लगेगा? जैसे यहाँ ये वाला चार्ज इस पर इधर, उस पर इधर, हर पॉइंट पर इधर, अब रिंग के हर पॉइंट पर फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगेगा ना। जैसे किसी पॉइंट पर इधर लगा तो उसके जस्ट डायमेट्रिक अपोजिट पर लगेगा, तो सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल। लेकिन रिंग पर नेट फोर्स तो 0 है, बट रिंग पे नेट फोर्स 0 क्यों हुआ, समझ में आया? जैसे ये पार्टिकल है इस पर इधर, इसके जस्ट अपोजिट पर उधर, उस पर ऊपर, इस पर नीचे, इस पर इधर, तो रिंग के हर पॉइंट पर बाहर की तरफ रिपल्शन हो रहा होगा ना, तो रिंग खुद को खिंचा हुआ महसूस करेगी कि नहीं करेगी, बताओ? नेट फोर्स 0 है, बट उसको हर पॉइंट पे बाहर की तरफ खींचा जा रहा है फोर्स से, तो रिंग विल लाइक रिंग स्ट्रेच होगी कि नहीं होगी? थोड़ा कोशिश करेगी। अगर वो फ्लेक्सिबल है, कुछ स्ट्रेचेबल है, तो स्ट्रेच भी हो सकती है। अरे हाँ या ना? बट स्ट्रेचेबल नहीं है तो उसमें टेंशन जनरेट हो जाएगा। अगर कोई स्ट्रिंग है, उसको दोनों एंड से पकड़ के खींचे, नेट फोर्स तो 0 है अगर दोनों एंड पर इक्वल अपोजिट फोर्स है, बट उसमें टेंशन होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर भी रिंग में टेंशन होगा कि नहीं होगा, वही बताना है। फाइंड टेंशन इन द रिंग। Find tension developed in ring due to charge particle Q. Find tension in ring developed due to charge particle small q. Find tension developed in ring due to particle Q. कैसे करें इसको सॉल्व? जीडीटी हाफ नेट तो 0 है, बट टेंशन कैसे निकालें? जैसे एक स्ट्रिंग है, उसको दो एंड पर दो लोग खींच रहे, मान लो एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से, तो क्या इसमें नेट फोर्स तो 0 हो गया? अगर इधर भी एफ फोर्स, इधर भी एफ फोर्स, बट टेंशन थोड़ी 0 होगा इसमें। हाँ, टेंशन हर पॉइंट पे सेम ही होगा रिंग के, तभी हमने बोला कि टेंशन ऑफ रिंग। क्या? सेंटर पे है वो, एक्सिस पे नहीं है। हाँ, कैसे करेंगे, करो। हाँ, नहीं, चलो मैं ही बताता हूं तो फिर। देखो टेंशन डेवलप होगी, ये बात तो समझ में आ गई कि इसमें टेंशन डेवलप होगी, टेंशन जनरेट होगी, रिंग में खिंचाव आएगा, ये बात तो समझ में आ रही है। अच्छा, अब कैसे निकालें इसको? देखो, अगर रिंग में मैं कोई भी पॉइंट पर देखूं, जैसे किसी भी पॉइंट पर, रिंग के किसी भी पॉइंट पर, यहाँ यहाँ कहीं भी देख लो, हर पॉइंट पर बाहर की तरफ रिपल्शन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अरे बोलो तो अपने काम करें, इस रिंग में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं कहीं भी। देखो ये रिंग है, इसका मैं कोई भी एक छोटा सा पॉइंट लेता हूं कहीं भी, मतलब एक पॉइंट तो नहीं ले सकते, छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा ना अपने को, dx लेंथ का। क्यों? तो अपने छोटा सा dx लेंथ कंसीडर कर लेते हैं कहीं भी। जैसे मैंने यहाँ एक छोटा सा dx लेंथ, dl लेंथ कंसीडर कर लिया। कितना लेंथ कंसीडर कर लिया? dl। कितना लेंथ कंसीडर किया? dl। इस dl पर इस q के कारण बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? f। कितना फोर्स लग रहा होगा f इस पर?
कि डीएल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो लाइक इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं क्या? अरे बोलो तो जल्दी, लाइक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं क्या? डीएल बहुत छोटा है ना, कितना छोटा है? मान लो इतना छोटा है कि इसका एंगल भी बहुत छोटा है, कितना? डी थीटा। तो इस पर फोर्स जो लगेगा बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो कितना लगेगा? के Q1 Q2 डी क्यू। इसका चार्ज होगा डी क्यू। डी क्यू बता सकते हो मेरे को कितना होगा डीएल लेंथ का? लैम्डा डीएल, अरे बट अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फोर्स जो होगा बाहर की तरफ लग रहा होगा, लेकिन ऐसे राइट साइड, तो लेफ्ट साइड भी कोई फोर्स होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। अब लेफ्ट में कौन सा फोर्स है? देखो मैं अगर इसका एफबीडी बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, क्या फ्री बॉडी, इधर बनाता हूं। ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसको थोड़ा जूम करके मैं बड़ा बना रहा हूं, ठीक है? इसका एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे? डी थीटा। टेंशन किस तरफ होगा इसमें? ये इसका चार्ज तो डी क्यू है, टेंशन तो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होता है, बोलो हाँ या ना? कैसे होता है टेंशन? तो इस पॉइंट पर टेंशन किधर होगा? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट, ऐसे ही होगा ना? वैसे तो टेंशन दोनों तरफ होता है, जैसे एक स्ट्रिंग से मास लटका दिया, बोला इस पॉइंट पे टेंशन बताओ, तो आप बोलोगे अलोंग द टेंजेंट ऊपर भी होगा और अलोंग द टेंजेंट नीचे भी होगा। तो अगर मैं नीचे वाले का एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर वाला टेंशन, ऊपर वाले का बनाऊंगा तो नीचे। पुलिंग, पुलिंग होता ना टेंशन, अवे, किधर बनता है टेंशन? अवे। तो इस पर टेंशन क्या ऐसे ही बनेगा क्या, बताओ मुझे? इस पर अलोंग द टेंजेंट ऐसे बनेगा, अलोंग द टेंजेंट ऐसे बनेगा, टेंजेंट के अलोंग, बोलो हाँ या ना? अब इधर तो लग रहा है इस पर फोर्स एफ, ये इसको डी एफ लिख लो क्योंकि छोटा सा है ना ये। तो राइट साइड में इतना लग रहा है, तो लेफ्ट साइड में कितना लग रहा है? टी के कंपोनेंट कर ले। आपको टी के कंपोनेंट कैसे होंगे? बिल्कुल होंगे, देखो मैं एक लाइन बनाता हूं, ये एंगल डी थीटा है, तो मैं अगर इसका हाफ एंगल बोलूं तो कितना होगा हाफ एंगल? तो ये डी थीटा बाई टू, तो ये भी अल्टरनेट से, अच्छा ये तो रेडियस है इसकी और ये टेंजेंट है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में? जल्दी बोलो। 90। तो ये डी थीटा बाई टू है, तो बच्चों ये वाला एंगल भी कितना होगा? और ये डी थीटा बाई टू, तो ये कितना होगा? 90 माइनस, तो टेंशन का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? टी कोस 90 माइनस डी थीटा बाई टू, यानी कि टी साइन, अच्छा सिमिलरली इधर भी लिख दूं क्या मैं? टी साइन, तो इधर लेफ्ट साइड में कितना फोर्स आ गया सेंटर की तरफ? 2t साइन, और बाहर सेंटर से दूर की तरफ कितना है? df। क्या दोनों को इक्वेट कर दे क्या? और साइन डी थीटा बाई टू को क्या डी थीटा बाई टू लिख सकते हैं क्या? स्मॉल एंगल होता है तो साइन को हटा देते हैं ना। और df की वैल्यू के क्यू लैम्डा, डीएल की वैल्यू आर डी थीटा लिख सकते हैं क्या? डीएल आर्क लेंथ ही तो हो गई, अपॉन में आर स्क्वायर। देखो डी थीटा से डी थीटा कट गया, 2 से 2, टी बराबर कितना आ गया? के क्यू लैम्डा बाई आर। दैट्स द आंसर ऑफ प्रॉब्लम। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये रिंग का 11th क्लास में भी आता है सर्कुलर मोशन में, कि रिंग ऐसे घूम रही है ओमेगा से, उसमें टेंशन बताओ। तो ऐसे ही एलिमेंट लेते हैं, ऐसे ही टेंशन लिखते हैं और उसको एम ओमेगा स्क्वायर आर करते हैं, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर सर्कुलर मोशन में। यहाँ डीएफ कर दिया बस। हाँ, हाफ इसलिए किया क्योंकि ये एंगल जो होगा और ये एंगल अल्टरनेट है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना, तो पैरेलल में अल्टरनेट बराबर होंगे, तो ये वैल्यू वही होगी जो ये होगी, और ये तो हाफ होगी इसकी। हाँ, नहीं, ये तो देखो ये वाली लाइन तो ऐसे है और ये ऐसे है, ये आर्क बन रहा है ऐसे, ये डाइवर्जिंग नहीं हो रहा है ऐसे इस प्रकार से। ये टेंशन अलोंग द टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं ना, इसलिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है पूरा। इसी प्रकार नीचे भी सेम। ये बहुत ही स्टैंडर्ड है ये क्वेश्चन भी, एलिमेंट में सर्कुलर शेप की रिंग में टेंशन लिखना, दिस इज वेरी वेरी स्टैंडर्ड। आईआईटी में आ सकता है एडवांस में।
सर्कुलर मोशन में किसी ने किया है क्वेश्चन ऐसा? उसमें बस ये था कि रिंग को घुमा दिया गया है, उसमें टेंशन बताओ, तो उसमें ये तो सेम इतना तो यही करते थे, बस इसको यहां लिखते थे डीएम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल के इक्वल, बस ये करते थे उसमें। क्यों बता दू उसको? अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम बिना एलिमेंट के भी कर सकते थे। इसका एक मेथड और बताऊं? देखो इसको हम इन्हें सिंगल लाइन, क्या क्यों रिंग का क्यों? इस पर तो फोर्स जीरो ही है क्योंकि ये सेंटर पे है, पूरे रिंग का तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हाँ अच्छा उसका, हाँ नहीं वो तो फोर्स तो वो तो ये वाला आएगा कि तो रिंग का फॉर्मूले से तो वो तो आ ही गया, बट टेंशन कैसे आएगा? एक्शन रिएक्शन से तो ये वाला फोर्स आएगा डीएफ, इसके ऊपर जो लगेगा डीएफ उतना ही डीएफ, वो तो कूलम्ब से भी आ गया। अपन इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे, मैं पूरी रिंग में से कितनी भी लेंथ एलिमेंट के अलावा, कितनी भी लेंथ क्वार्टर हाफ कितनी भी रिंग अगर कट कर लू, जैसे मैंने हाफ रिंग कट कर दी सपोज, तो ये जो हाफ बची ना हाफ, इसमें टेंशन कहां लगेगा? देखो इधर, इसमें टेंशन कितना लगेगा? टी अलोंग द टेंजेंट लगेगा टी। जरूरी नहीं है हाफ लेना, ऐसा रूल नहीं है, अपन हाफ से कम भी ले सकते हैं, बट हाफ लेने में फायदा ये हो रहा है कि ये दोनों टी एक दूसरे के पैरेलल आएंगे दोनों एंड पे। हम इसको थोड़ा छोटा रिंग भी लेंगे, फिर उसमें टी और टी ऐसे आएंगे एंगल पे, फिर उनका वापस कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको हाफ रिंग ले लिया एलिमेंट ना लेकर के। और हाफ रिंग का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं, तो देखो हाफ रिंग पर इधर तो टेंशन लगेगा लॉन्ग द टेंजेंट, और ये क्यू पर फोर्स लगेगा क्यूई, तो उसका एक्शन रिएक्शन से जितना क्यूई लगेगा उतना ही क्यूई उधर लग जाएगा। और क्यू ई कितना आएगा सेंटर पर हाफ रिंग का? अरे हाफ रिंग का, ये हाफ रिंग कर दी मैंने इसको, हाफ रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है सेंटर पर? 2 के लैम्डा बाई आर आता है ना, तो इस पर क्यू ई लगेगा इधर, तो एक्शन रिएक्शन से क्यू ई उधर लगेगा, और ई की वैल्यू कितनी? 2 के लैम्डा बाई आर। अब ये हाफ रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, इस पर नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि रिंग है तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम में ही, क्योंकि ओवरऑल तो नेट फोर्स जीरो, एक्सिलरेटेड थोड़ी हो रही है रिंग। अरे हाँ या ना? तो लेफ्ट वाला फोर्स बराबर, तो लेफ्ट वाला 2t और राइट वाला दिस, तो दोनों को इक्वेट कर दो, 2t इक्वल टू दिस, 2t इक्वल टू क्यू 2 के लैम्डा बाई आर, 2 से 2 कट गया, t कितना आ गया? क्या यही आया Q के लैम्डा बाई आर? आया कि नहीं आया? Q के लैम्डा बाई आर खत्म। फिर यही कर लेते, फिर ये क्यों किया है? हाँ सिखाने के लिए। क्या सीखा इससे फिर? हाँ क्या? मेथड 2 में हमने हाफ रिंग ली है, हाफ रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, हाफ रिंग पर टेंशन जो लगेगा इस पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट लगेगा, तो इस पॉइंट का टेंजेंट ऐसे ही होगा ना, टी टी नहीं होगा? नहीं होगा, तो टेंशन अलोंग द टेंजेंट टी टी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों लेफ्ट साइड में नेट हो गया 2t और राइट साइड में क्यू ई, दोनों का बैलेंसिंग कर दिया, लेफ्ट राइट बराबर कर दिए, तो टेंशन आ गया, लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट साइड फोर्स। क्यों? ये लेने का पर्पज मेरा ये भी था कि अगर ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में भी आ सकता है कि उसमें ये रिंग है और इसको अगर ओमेगा से रोटेट किया जा रहा है तो इसमें टेंशन बताओ, फिर ऐसी एलिमेंट लेके करना होता है, फिर 2t साइन डी थीटा बाई टी इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो वहां से टेंशन आ जाएगा। सर्कुलर मोशन आ भी रहा है अगले टेस्ट में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। नेगेटिव रहता तब तो रिंग कोलैप्स कर जाती अंदर, अट्रैक्ट होकर के सिकुड़ जाती, टेंशन तो नहीं आता।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन तो आसान ही दे रहा हूं मैं। एक रिंग है, उसके सेंटर पर, बातें नहीं करें, एक पाइप है स्मूथ, उसके अंदर एक पार्टिकल है माइनस क्यू चार्ज और एम मास का। पाइप हॉरिजॉन्टल है तो ऑब्वियस ही बात है, दिस पार्टिकल कैन मूव अलोंग ओनली एक्सिस। एक्सिस से बाहर नहीं जा सकता ना, पार्टिकल कंस्ट्रेंट हो गया मूव करने के लिए अलोंग द एक्सिस। एक पाइप है, इसके अंदर एक पार्टिकल है, ये एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है सिर्फ। तो क्वेश्चन ये है कि इस पार्टिकल को अगर सेंटर से, अभी ये सेंटर पर है माइनस क्यू रिंग के, रिंग कैसे रखी है समझ में आ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इसके एक्सिस के अलोंग एक पाइप है, उसके अंदर एक पार्टिकल है, इनिशियली सेंटर पे है, तो पार्टिकल पे फोर्स क्या लग रहा होगा इनिशियली सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर है, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें आगे, तब नेट फोर्स जीरो होगा क्या, किधर लगेगा अगर मैं इसको थोड़ा आगे ले जाऊं तो, पीछे, तो वापस पीछे आएगा, पीछे आकर के इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, तो क्या करेगा ये, तो एसएचएम का टाइम पीरियड बताना है। इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस स्लाइटली देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, आसानी है ये वाला। If particle is displaced slightly, then find its time period of SHM. सही है, हाँ सही है, टाइम पीरियड बताना है। और टाइम पीरियड तो बहुत ही अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं करना होता, नेट फोर्स को के एक्स से कंपेयर करना होता है, के मिल जाता है, और के मिलते ही टाइम पीरियड क्या हो जाता है, 2 पाई रूट m/k। होता है कि नहीं होता है, बस तो 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये वाला। नहीं, एक्स थोड़ी आएगा, स्लाइटली बोला है ना, स्लाइटली डिस्प्लेस बोला है। हाँ देखो, बहुत ही आसान है, सब बच्चों ने शायद कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, सबने लिख भी लिया होगा, लिखा है कि नहीं लिखा है। क्या होता है एसएचएम का टाइम पीरियड का प्रोसेस, पहले मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करते हैं, और क्वेश्चन में बोला स्लाइटली, अगर मैं इसको स्लाइटली थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूं यहां पर, इधर एक्स डिस्टेंस पर, तो इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स इधर लगेगा अंदर की तरफ, कितना लगेगा, क्यू ई, माइनस लगा लो, वो अपोजिट लग रहा है एक्स के, वैसे इसलिए तो माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ऐसा मत सोचना कि सर पहले तो कभी माइनस लगाया नहीं आज क्यों लगा रहे हैं, वो माइनस के एक्स थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, बस और वाली बात है। ई की वैल्यू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/, लेकिन एक्स बहुत छोटा है स्लाइटली, तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो कितना आ गया नेट फोर्स, माइनस क्यू के क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये क्या के एक्स एस एच एम के फॉर्मेट में आ गया क्या, अरे भाइयों बहनों के एसएचएम के फॉर्मेट में आ गया, तो ये एसएचएम के फॉर्मेट में आ गया, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट m/k, के की जगह पर क्या, Q/Q/r। बताओ 30 सेकंड से ज्यादा का सवाल है क्या ये, नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कहा जा रहा हूं, अभी नहीं जा रहा, चिंता मत करो।
डन। ये तो खुद से भी लिख लेते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें नहीं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज, और इसके एक्सेस पर सेमी इनफाइनाइट लाइन लाइन चार्ज रखा हुआ है। सेमी इनफाइनाइट वायर, कैसा वायर? सेमी इनफाइनाइट। उसका एक एंड यहां से शुरू होता है, दूसरा इन्फिनिटी पे खत्म होता है। यूनिफॉर्मली चार्ज, लैम्डा चार्ज डेंसिटी के साथ। बताना है फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग। देखो क्वेश्चन, फाइंड net electrostatic force on wire due to ring. Find net electrostatic force on wire due to ring. अब इसको आराम से सोचते हैं तसल्ली से कि वायर पर फोर्स चाहिए रिंग के कारण। तो सबसे पहले तो क्या दिमाग में आता है कि भाई इसमें कूलम लो, तो देखो लगने से रहा, पॉइंट चार्ज नहीं है। फिर दूसरा क्या आता है दिमाग में? क्यूई आता है। क्या आता है? लेकिन क्यूई में क्यू पार्टिकल होता है, और ये कोई पार्टिकल है क्या? तो फिर क्या आता है? फिर क्या करे तो? है एलिमेंट ले, क्योंकि ये वायर बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना माना जा सकता है क्या? हाँ, सोचो, 1 मिनट में अभी आया। हाँ बता, कोई आइडिया दे इसमें क्या करें, क्या कर सकते हैं बताओ। एनी आइडियाज? क्या? अच्छा अच्छा, जीरो से इनफाइनाइट लिमिट है। अच्छा देखो, इसमें करना क्या है, थोड़ा आइडिया पहले, मतलब करना है वो तो बाद में हो जाता है, उसमें हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, पहले पता होना चाहिए करना क्या है। ये पता चल गया तो समझ लो आधा क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। तो इसमें हमें करना क्या है? क्यूई लगाने के लिए हमें क्यू कोई पार्टिकल एज ए एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा वायर पर। अरे हाँ या ना? तो क्या करें इसमें सोल्व करने के लिए? सबसे पहले डायरेक्ट तो लिख सकते हैं कि डायरेक्ट बिना एलिमेंट के? क्या? पक्का एलिमेंट ही लेना पड़ेगा? बिल्कुल। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर x डिस्टेंस पर जाकर के एक छोटा सा, लेट से कितने लेंथ का, dx लेंथ का एलिमेंट लेते हैं। इसका चार्ज भी छोटा सा dq होगा, और dx बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं क्या? क्या इसे पॉइंट चार्ज मान सकते हैं क्या? अरे भाई ये प्रोसेस समझ लो, देखो ये बहुत
इंपॉर्टेंट चल रहा है। अब इस DQ पर फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑन DQ चार्ज, DQ बहुत छोटा है तो इस पर फोर्स जो होगा DF, उसको QE, Q की जगह DQE हो जाएगा। E की वैल्यू क्या आएगी इसके ऊपर? DQ तो लैम्डा DX हो गया। E कितना आएगा इसके ऊपर? E किसके कारण आएगा? रिंग, क्योंकि फोर्स किसके कारण निकाल रहे हैं? रिंग। तो रिंग का कितना E आएगा इस एलिमेंट के ऊपर? K QX, क्योंकि X डिस्टेंस पे है ना, R स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन क्या आएगी इस फोर्स की? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इसके ऊपर, अलोंग एक्सेस। तो ये फोर्स भी किधर आएगा? ऐसे ही इसके आगे एलिमेंट ले, उस पर भी फोर्स ऐसे ही आएगा। तो सभी फोर्स सेम डायरेक्शन में आएंगे कि अलग अलग में आएंगे? तो कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करना है कि डायरेक्ट करना है? वेरी गुड, डायरेक्ट करना है। सो नेट फोर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डी। फिजिक्स इज ओवर, नाउ मैथ्स। अरे मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, तो ये ऐसे चुटकियों में होने वाले इंटीग्रेशन है। अभी मुश्किल लग रहे होंगे लेकिन है नहीं है, मेरी बात पे यकीन करो, यकीन करो, नहीं है मुश्किल। तो ऊपर क्या बच गया? एक्स डी एक्स, नीचे आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन कैसे होगा रे? अच्छा, लिमिट, एक्स की लिमिट तो बताई नहीं, कहां से कहां तक होंगे एलिमेंट? 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये वाला इंटीग्रेशन तो अपन ने शायद किया है पहले, डिस्क में किया था। कौन से मेथड से होगा ये? सब्स्टिट्यूशन से। किससे होगा? क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें? इस इंटीग्रेशन को मैं कुछ मान लेता हूं आई। क्या मान लेता हूं? आई। तो इस इंटीग्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा? हाँ, क्या इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन होगा? ये नीचे वाला जो है इसको क्या मान लें? हाँ, लेट, लिख लो। अब तो हो गया, समझने का काम खत्म हो गया, ये तो इंटीग्रेशन अपन कर चुके हैं। फिर क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। 0 प्लस 2x t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t इक्वल टू 2t। x dx की वैल्यू कितनी आ गई? और ये इंटीग्रेशन तो हमें वैसे याद ही कर लेना चाहिए क्योंकि बार बार आ रहा है ये वाला, नहीं आ रहा है? टी डी टी, तो ये टी डी टी यहां पर लिख दे तो इंटीग्रेशन क्या आ गया? टी डी टी, नीचे में टी स्क्वायर की पावर टी क्यूब। लिमिट भी लेकिन चेंज होगी क्या इस बार? बिल्कुल होगी। क्या लिमिट होगी अब? टी की लिमिट लगेगी अब, इसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज होगी। इसके अकॉर्डिंग जब x 0 था तो t कितना होगा? r। और जब x की वैल्यू ऊपर अपर लिमिट इनफाइनाइट होगी तो t की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। और 1/t² हो गया ये, 1/t² का इंटीग्रेशन, 1/t², t की पावर -2 होता है x की पावर n के फॉर्मूले से, -2 + 1 अपॉन माइनस t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी -1/t। यही होगा, -1/t। लिमिट लगा देता हूं तो 1/t की जगह इन्फिनिटी, -1/r। ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 0। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? 1/r। तो ये पुट कर दे इस पे। सो फाइनली व्हाट विल बी फोर्स? हाँ, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा सबने। सो फोर्स इक्वल टू के क्यू लैम्डा, और डिवाइड उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई? नीट एंड क्लीन आंसर, बहुत ही छोटा सा आंसर है ना? तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर बड़े चार्ज हैं कंटिन्यूस तो इस प्रकार से फोर्स लिखते हैं। इस प्रकार से बड़े चार्ज में इस प्रकार से DQE लेकर के। टेंशन वाला क्वेश्चन इससे हो जाता? हाँ, एलिमेंट लेके हो जाता ना, रिंग में एलिमेंट लेकर के हो जाता, इससे हो जाता, एलिमेंट लेकर के बिल्कुल हो जाता। इसका भी मैं एक वन लाइनर मेथड होता हूँ। हाँ, कोई बताएगा मेरे को अगर किसी को दिमाग में आया तो? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन वाला लो। क्या है एक्शन रिएक्शन लो? एक्शन रिएक्शन लो क्या है? अभी जो पढ़ा थोड़ी देर पहले,
हमने रिंग के कारण वायर पे फोर्स निकाला, बजाय इसके हम वायर के कारण रिंग पर निकाल ले, बात तो बराबर ही है। ए ने बी पर लगाया तो बी ने ए पर लगाया, दोनों बराबर ही होंगे। तो हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे थे? हम सीधा ये भी तो कर सकते थे क्या? क्या कर सकते थे बताओ? वायर के कारण किस पर फोर्स निकाल लेते? रिंग पर, वो ज्यादा आसान रहता। क्यों रहता ज्यादा आसान? क्योंकि वायर के कारण रिंग पर जो फोर्स लगेगा, अच्छा देखो, वो भी इतना आसान नहीं है, थोड़ा समझना पहले। वायर के कारण रिंग पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, ये वायर है, सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ा था हमने। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है के लैम्डा बाई आर, और एक पैरेलल कंपोनेंट होता है वो भी। अब इस रिंग के हर पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के कारण सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा, क्योंकि रिंग के हर पॉइंट की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आ। जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस वायर का? इस पॉइंट पर एक तो पैरेलल कंपोनेंट आएगा, इधर ही आएगा पैरेलल। कितना आएगा पैरेलल कंपोनेंट? के लैम्डा बाई आर। और एक परपेंडिकुलर आएगा, वो कितना आएगा? अरे बोलो। तो यहां पर भी रिंग कोई पॉइंट नहीं है, एलिमेंट तो यहां भी लेना पड़ेगा। पॉइंट साइज अगर नहीं है तो एलिमेंट लेना ही पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर एक छोटा सा डीक्यू एलिमेंट लेता हूं, लेकिन देखो यहां सिमेट्री का हम फायदा उठाएंगे। अगर बच्चों ये छोटा सा डीक्यू एलिमेंट मैंने लिया, तो इस डीक्यू पर एक तो ई पैरेलल का फोर्स लगेगा, इधर डीक्यू ई पैरेलल लगेगा कि नहीं लगेगा? और एक ऊपर लगेगा डीक्यू ई परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना? लेकिन जस्ट इसके अपोजिट भी तो एक एलिमेंट होगा, उस पर भी तो कैसे फोर्स लगेगा? एक तो परपेंडिकुलर लगेगा और एक कैसे लगेगा? पैरेलल। तो ये परपेंडिकुलर वाले क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? जैसे रिंग का ऊपर नीचे वाला कैंसिल, ऐसे थोड़ा साइड में लिया, इसका इधर इसका इधर, सब एक दूसरे को क्या कर देंगे? कौन से वाले ऐड होंगे? तो यहां डीक्यू पर जो नेट, डीक्यू पर जो फोर्स आएगा डीएफ, वो आएगा कितना? डीक्यू इंटू ई पैरेलल। परपेंडिकुलर वाला क्यों नहीं ले रहा हूं? कैंसिल हो जा रहा है। और ई पैरेलल की वैल्यू क्या हर रिंग के पॉइंट पर सेम होगी क्या? क्या रिंग के हर पॉइंट पर ई पैरेलल की वैल्यू सेम होगी क्या? तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा डीएफ का नेट फोर्स निकालने के लिए, तो उसमें ई पैरेलल को इंटीग्रेट करना रहेगा क्या? नहीं करना रहेगा। डीएफ में से ई पैरेलल बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? और जब एक ही वेरिएबल होता है इंटीग्रेशन में, जैसे dx तो उसका x, ऐसे dq है तो इसका इंटीग्रेशन dq dq dq, सभी का इंटीग्रेशन मतलब q। तो ये आ गया q e पैरेलल। और e पैरेलल की वैल्यू k लैम्डा बाई। क्या यही आंसर है? आ गया आंसर, मिटा दिया। अरे हो रहा q k लैम्डा बाई। जितने भी क्वेश्चन किए हैं देखो भी, इनको समझना है अच्छे से, और समझ में आ ही गए होंगे वैसे तो। बस रिवाइज करना है, समझने का मतलब होता है रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर भूल जाता है। जिन्होंने अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं उनको तो एक बार में याद हो जाएगा, वो नहीं भूलेंगे फिर कभी भी पूरी जिंदगी में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, चलो। क्या हो गया? क्वेश्चन लिखो एक। ठीक है, चलो एक छोटा सा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़ा नहीं दे रहा हूं, है ना? फिर वो अगली क्लास में करेंगे। हाँ, चलो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? टफ क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे फिर। बता दू इसको, जल्दी लिखो। लो, जब तक मुझे वो देना शीट। रेस
कौन सी करी थी मैंने लास्ट? 15 में दिखाना एक बार आज के आगे के क्वेश्चंस। इतना टाइम थोड़ी देंगे, बात कर रहे हो तुम बैठ के। देखो अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन बहुत आसानी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर सी। दो सेमी इनफाइनाइट वायर है और एक हाफ रिंग है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ठीक है, आराम से इसको सब बता सकते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं, नहीं नहीं। हाँ हाँ भाई, क्या आएगा बताओ जल्दी। जीरो। किस किस का आ गया जीरो? वेरी गुड, सबका ही आ गया। तो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। क्या हो गया? नहीं आया? किसका नहीं आया? देखो यहां पर ये जो वायर है सेमी इनफाइनाइट वाला का, देखो इसके तीन तीन इसके पार्ट्स कर लो। एक ये वाला, एक ये वाला, सेकंड हाफ रिंग और थर्ड ये, तीन पार्ट कर लिए इसके। पहले इस वाले का देखो सेमी इनफाइनाइट वायर का। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का किधर आएगा? सेमी इनफाइनाइट वायर का बताओ मुझे जल्दी, किधर आएगा? एक तो पैरेलल कंपोनेंट आएगा इसका। पैरेलल वाला तो कितना आएगा? के लैम्डा बाई आर। ये और परपेंडिकुलर वाला भी के लैम्डा बाई आर। बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार अब इसका देखो हाफ रिंग का।
हाफ रिंग का किधर आएगा इस पर, हाफ रिंग का ऊपर आएगा एंगल बाई सेक्टर के लोग, और कितना आएगा 2k लेमडा बाई आर। फिर इधर वाले सेमी इनफाइनाइट का देखो, उसका एक परपेंडिकुलर तो इधर आएगा और एक पैरेलल वाला किधर आएगा नीचे, तो नीचे में टोटल कितना हो गया, और ऊपर भी एक दूसरे को कर दिया, इन्होंने भी एक दूसरे को, तो नेट क्या बचा 0। सो आंसर इज 0। अरे तो होमवर्क है। हाँ बोलो, एक लास्ट बस, ठीक है। अरे यार देखो चल रहा मत, मैं कितनी बार समझाया है, ठीक है नहीं कर रहे, अब कराएंगे नहीं उसको, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या है मतलब ये, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हुआ, अगले क्लास से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चालू। क्या मैंने कहा एक क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, ओनली वन वेरी स्मॉल क्वेश्चन। रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ ए, साइड लेंथ एल या ए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। अगर सभी पर लैम्डा है तब तो 0 होगा, बट इस पर है 2 लैम्डा, इस पर है 3 लैम्डा, इस पर है 5 लैम्डा, इस पर है 4 लैम्डा, इस पर है 5 लैम्डा, और इस पर है 7 लैम्डा। अब बताओ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। सभी बराबर हुए तब तो 0 हो ही जाएगा, सिमेट्री है ना, फिर क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे। सब पर अलग अलग चार्ज डेंसिटी है। आर क्या है, आर कुछ क्वेश्चन में दिए नहीं मैंने तो आप। वेरी गुड, आर की वैल्यू तो सही बताई, बट वो वैल्यू देखो, हेक्सागन की ज्योमेट्री सबको आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक। रेगुलर हेक्सागन बहुत जगह क्वेश्चन बनता है इसका, सिर्फ यहीं पे नहीं बहुत जगह बनता है, कई जगह देख चुके होंगे अपन हेक्सागन। नहीं, हेक्सागन की बेसिक ज्योमेट्री सबको ये वाली पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, कि जैसे ये हेक्सागन है, ये सेंटर है, सेंटर से अगर मैं हर उसको मिला दूं वर्टेक्स को, तो ये कितने कितने एंगल होंगे। अच्छा ये कितने कितने होंगे 60 60, और ये भी 60, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया। अगर ये ए है तो ये भी ए, ए ए ए ए, ये डायगोनल 2a 2a 2a, यस और नो, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत जगह यूज आता है। अब बताओ कैसे करें इसको। हम्म, देखो एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किसी एक जगह से स्टार्ट करते हैं, इस वाले से। इस वाले पर 2 लैम्डा है, तो इसके कारण जो आएगा ये इनफाइनाइट तो नहीं है। अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पहले, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ये आर, आर की वैल्यू क्या होगी पहले तो ये बताओ। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, इसकी साइड ए है, तो ये आर कितना होगा √3a/2। इसमें कोई शक किसी को, आर की वैल्यू कितनी होगी बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो आर की वैल्यू √3/2 होगी ना। अब मुझे बताओ ये दोनों एंगल कितने कितने होंगे 30 30, मतलब पैरेलल कंपोनेंट आएगा क्या इसके कारण। अरे एक वायर है, उसका दो कंपोनेंट होते हैं, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, तो इसमें पैरेलल कंपोनेंट आएगा क्या वायर के, क्योंकि θ1 θ2 दोनों क्या है बराबर, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, हाँ या ना। इसी प्रकार इसके जस्ट सामने वाले का किधर आएगा ऊपर, तो 2 लैम्डा का नीचे 4 लैम्डा का ऊपर, तो नेट कितने लैम्डा बचा। तो मैं इन दोनों को निकालने की बजाय एक नीचे वाले 2 लैम्डा का निकाल लूं ऊपर। मतलब ये है कि मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, तो अपन ऊपर वाले की बजाय नीचे सिर्फ एक 2 लैम्डा ले लें, उसका निकाल लें, बात तो वही पड़ेगी ना।
नहीं पड़ेगी बात, वही बताओ भाई। ऊपर से 2 लैम्डा का नीचे, नीचे से 4 लैम्डा का ऊपर, तो रिजल्टेंट में क्या बचेगा? 2 लैम्डा का ऊपर निकाल लो, बात तो वही पड़ गई ना। अच्छा, इसी प्रकार ये 3 लैम्डा और इसके सामने 5 का उधर, 3 का इधर, तो नेट उधर कितने का आएगा? 2 लैम्डा का उधर की तरफ आएगा, है ना। अच्छा, और बताओ, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये 5 और ये 7, तो इधर की तरफ 7 - 5 कितने का? तो मतलब वो 6 का निकालने की बजाय अपन 3 का निकाल लें, और तीनों में ईच कितना कितना। ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो। अब इनका तीनों का किधर किधर होगा? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे इस वाले का तो किधर होगा? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर। इसका भी परपेंडिकुलर बनाओ, इसका किधर होगा? इधर। और उसका भी परपेंडिकुलर बनाओ, इधर। अच्छा, इनमें कितना कितना एंगल है? ये 60। अगर ये 60 तो ये भी, ये 60 तो ये भी। अब जो 3 वेक्टर आ गए, तीनों को ई नोट मान लेता हूं। अच्छा, तीनों सेम ही होंगे क्या? जहां पर ई नोट कितना है, जैसे इसका ई नोट, इसका भी ई नोट, इसका भी ई नोट, वेयर ईच ई नोट कितना होगा? ये ई नोट कितना होगा इस 2 लैम्डा के कारण? कितना होगा इस 2 लैम्डा के कारण? अरे भाई, ये 2 लैम्डा है ना, इसके कारण ये जो मैंने ई नोट माना है, ये ई नोट कितना होगा? क्या फॉर्मूला होता है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का? के लैम्डा, लैम्डा की जगह पर 2 लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस θ2। कितने कितने θ1 θ2 है? 30। तो साइन 30 प्लस साइन 31, तो कितना आ गया ये? 2 के लैम्डा बाई। बोलो, आया कि नहीं आया? इसी प्रकार उसका भी इधर ई नोट इतना ही आएगा, और ये 3 ई नोट हो गए। अब 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कोई बताएगा कितना आएगा? देखो, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, इसका और इसका। कितना आएगा इन दोनों का? 2 वेक्टर ई ई और इनके बीच में 120, तो उनका रिजल्टेंट ई रहेगा, सेम ही रहेगा। इन दोनों का ई नोट किधर आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इसी के लोग आएगा। फिर वो ई नोट और ये ई नोट, यानी ओवरऑल नेट कितना आया? 2 ई नोट। बोलो कितना आया? और ई नोट कितना है जहां पर? सो व्हाट इज फाइनल आंसर? 4 के लैम्डा बाई। अरे वाह, सही बताया था, ऐसे ही किया था, ऐसे ही किया था। और आर की वैल्यू √3a/2, तो कितना हो गया ये? 8 के लैम्डा अपॉन √3। दैट्स द आंसर। ओके ओके। एक होमवर्क क्वेश्चन और दे रहा हूं। होमवर्क क्वेश्चन, क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही अच्छे। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? बस 2 मिनट में खत्म करते हैं। 1 होमवर्क क्वेश्चन। कौन सा? ठीक है, अभी नहीं करना चाहते तो क्वेश्चन लिख लो एक होमवर्क के लिए। क्वेश्चन क्या है? लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए यूनिफॉर्मली चार्ज, अरे शांत हो जाए भी। ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर with charge density lambda, uniformly charged wire with charge density lambda and length L, uniformly charged wire with charge density lambda and length L is bent in the shape of a regular polygon, is bent into the shape of
into the shape of a regular polygon. Into the shape of a regular polygon. Into the shape of a regular polygon of regular polygon having total sides capital N. Having total sides capital N. Having total sides capital N. Find electric field at its geometrical center due to one side. Find electric field at its geometrical center. Find electric field at its geometrical center due to any one side. Find electric field at its geometrical center due to any one side. Okay?